सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कलम के कार्यक्रम में और पिछले 6 महीने के बाद हम सब एकत्रित हुए हैं। इस बीच बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं सबने झेली होंगी, लेकिन फिर भी जिंदगी चलती है और चलती रहेगी और हम सब यहाँ एकत्रित हैं। और हम लोगों को आज बहुत ही खुशी है कि हमने फिर कलम की शुरुआत की है मनीषा जी को यहाँ बुला के। मनीषा जी हमारे गेस्ट लिस्ट में पिछले कई समय से थी, हर बार गेस्ट लिस्ट में आती थी, फिर इनकी व्यस्तता आ जाती थी जिसकी वजह से इनका नहीं आना हो पाया और आज आप हम सबके बीच है। मैं सबसे आग्रह करूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ मनीषा जी का स्वागत करें। मैं मनीषा जी से आग्रह करूंगी कृपया आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बीच है हमारी प्यारी मुक्ति शाहदेव। मुक्ति जी आपसे भी आग्रह है कि आइए। मुझे मनीषा जी का औपचारिक परिचय देने के लिए का दायित्व मिला। औपचारिक परिचय से पहले मैं मनीषा जी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि इनसे कल मेरी पहली बार बात हुई। इनका कार्यक्रम तय हो गया, हमने सारी तैयारियां कर ली, लेकिन इनसे बात भी नहीं कर पाई। कलकत्ता से सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गया। कल मेरी इनसे पहली बार बात हुई और जब बात हुई तो मैंने इनसे बात की, तब भी मैंने इनको नहीं कहा कि आप अपना परिचय प्लीज मुझे दे दीजिएगा। सारी बात हो गई, महुआ जी के बारे में इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे, मैंने कहा वो हमारी ऑलरेडी गेस्ट लिस्ट में है। तो इतना जरूर कहूंगी कि इतनी सरल, सहज और मृदुभाषी थी कि इनसे बात करते करते मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इनको कल कार्यक्रम में बुलाया है, ये कल हमारी अतिथि है। बात कर ली, ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार बात कर रही। आज जब ये दिल्ली एयरपोर्ट पे थी तो मैंने इनको व्हाट्सएप किया कि मनीषा जी आपका परिचय तो आया नहीं, ना कलकत्ता से ना आपके वहां से, तो प्लीज आप अपना परिचय भेज दीजिए। एक ऑफिशियली हमारी परंपरा रही है कि जो आते हैं उनका परिचय, लेकिन जितना मुझे समझ में आया यहाँ आने के बाद और मनीषा जी से आप लोगों के मिलने के बाद या इनको पढ़ने के बाद, क्योंकि आजकल गूगल अंकल हम लोगों को बहुत सारी डिटेल्स दे देते हैं, बाकी हम लोगों को मिल जाती है, तो ये समझ में आया कि मनीषा जी परिचय की मोहताज तो नहीं है। और हमारे बीच आज जिस तरह से ये आके बैठी, इन्होंने खुद से कहा कि मैं तैयार हो गई, मैं आप लोगों के साथ आके बैठ सकती हूँ, मैं आ सकती हूँ नीचे, तो ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया इन्होंने कि ये हम लोगों के बीच एक अतिथि की तरह आई है। इसलिए फिर से एक बार मनीषा जी के लिए जोरदार तालियां बजती है, ताकि आवाज आनी चाहिए। मनीषा जी का परिचय, इनका जन्म 26 अगस्त को हुआ है। MA हिंदी साहित्य में, MPhil विशारद कथक। इनकी कहानियां 7 कहानी संग्रह है। कठपुतलियां, कुछ भी तो हो रुमानी नहीं, बौनी होती परछाई, केयर ऑफ स्वात घाटी, गंधर्व गाथा, अनामा, रंग रूप रसगंध और 51 कहानियां हैं इसमें। मैं जो इनके बारे में पढ़ूंगी मुझे लगता है आप सब जानते होंगे, क्योंकि जब आप लोग यहाँ आए थे तो इनकी किताबों की चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे आप लोग कि तुमने ये किताब पढ़ी है इनकी, तुमने ये किताब पढ़ी है इनकी। इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, कुछ मेरे से गलती हो जाएगी तो मुझे आप लोग एडवांस में माफी भी मांग लेती हूँ। आप लोगों से मनीषा जी आपसे भी माफी मांगूंगी। इनकी 5 उपन्यास हैं, शिगाश, मल्लिका, बिरजू, लय कला व चारिकी पर पुस्तक, प्रेम की उम्र के 4 पड़ाव, प्रेम कविताओं का संकलन। इन्होंने कई भाषाओं में अनुवाद भी किए हैं। माय एंजेलो की आत्मकथा, वाई केस्ड बर्ड सिंग के अंश, लैटिन अमेरिकी लेखक मामांडे के उपन्यास हाउस मेड ऑफ डॉन के अंश, बोहेर्स की कहानियों का अनुवाद। आपने रचनाओं के भी अनुवाद किए हैं। उपन्यास शालभंतिका का डच में अनुवाद, कई कहानियों का अंग्रेजी और रूसी सहित कई भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद। किरदार, ये कथा संकलन है, अनुवाद फ्रांस सरकार द्वारा यह चयनित किया गया, पुरस्कार इन्हें मिला। सम्मान और फेलोशिप की एक लंबी लिस्ट है। जैसा पिछली बार भी हमारे अतिथि आए थे तो मैंने कहा था कि इनके सम्मान को पढ़ने में हमें लगता है कि हम इनका सम्मान पढ़ के ही हम बहुत बड़े गर्व महसूस करते हैं। तो आज मनीषा जी के भी सम्मान की जो लिस्ट है उसको पढ़ के हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। 2010 डॉक्टर घासीराम वर्मा पुरस्कार 2011, कृष्ण प्रताप कथा सम्मान 2011, गीतांजलि इंडो फ्रेंच लिटरेरी प्राइज 2012, जूरी अवार्ड, रजा फाउंडेशन फेलोशिप 2013,
सीनियर फेलोशिप संस्कृति मंत्रालय 2015-16, वनमाली कथा सम्मान 2017, के बिरला फाउंडेशन का प्रतिष्ठित बिहारी सम्मान 2018, ढींगरा फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान 2019, इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान 2019। अन्य साउथ एशियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट हाइडलबर्ग जर्मनी में उपन्यास शिगाफ का अंश पाठ व आलेख प्रस्तुति 2011, 9वें विश्व सम्मेलन 2012 जोहान्सबर्ग में शिरकत की इन्होंने। संप्रति स्वतंत्र लेखन और इंटरनेट की पहली हिंदी वेब पत्रिका हिंदी नेस्ट का 20 वर्षों से संपादन कर रही हैं मनीषा जी। ऐसी शख्सियत हम सबके बीच हैं जिनका परिचय पढ़ते पढ़ते मुझे लग रहा था कि इतनी बड़ी शख्सियत जिससे मैंने कल बात की और जिन्होंने ये एहसास तक नहीं होने दिया कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत हूँ और इतनी सहज और सरल मनीषा जी हम सबके बीच है। और आगे की बातचीत जितनी भी हमने सुननी है, इनके बारे में हमने जानना है, वो सारी चीजें मैं मुफ्ती से आग्रह करूंगी कि इनके हर उस पहलू को जरूर छेड़ें, इनकी जिंदगी के हर तार को आप जरूर से छेड़िए जिसके आवाज रात को हम सब सुन सके। और आप सबसे भी आग्रह होगा कि जब प्रश्न काल होगा तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप जरूर से सवाल पूछेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ मनीषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। लोग आपकी रचनाओं से आपको जान रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि उस रचनाकार की कुछ बातें भी उनकी जुबान से हम सुनेंगे। शायद वैसी बातें, वो बहुत सारी बातें हम जान रहे हैं पढ़कर, लेकिन अब आपकी जुबान से हम सुनेंगे। तो पहला प्रश्न मैं शुरू करती हूँ कि जब मैं आपके बारे में, जब मुझे पता चला कि मुझे आपसे बातचीत करनी है तो मैंने पढ़ा, मैंने भी देखी कुछ कहानियां, मैं पढ़ गई परसों बैठ के। और जो फ्लो था, अभी मैं तुरंत यहाँ बात कर रही थी कि जो कविताएं या कहानियां या रचनाओं को पढ़ते हुए अगर कहीं से एक डिस्टर्बेंस आए, कोई बोले कि ये कर दो और बहुत झल्लाहट हो कि इसको खत्म करके ही उठे, तो वो जादू है आपके लेखन में, वो मैंने महसूस किया आपको पढ़ते हुए। तो मेरा एक बार अचानक से, मैं राजस्थान, आपकी जन्मस्थली है, तो मुझे लगा कि राजस्थान में, पता नहीं, मैं भी हिंदी पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मुझे मीराबाई की याद आई। और राजस्थान, हरियाणा, उधर पंजाब के बारे में ये भी हम लोग सुनते हैं कि महिलाओं, बच्चियों का भ्रूण हत्या और ये सब में ग्राफ बड़ा ऊपर है। तो मैं अचानक से वो एक रेखा जैसे खिंच गई 16वीं सदी की मीराबाई और अभी हमारे साथ की, हमसे 1-2 साल आगे पीछे, मनीषा जी। तो मैंने कहा, मैंने सोचा कि पहला प्रश्न आपसे यही पूछूं कि कितना आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि का योगदान है आपके इस लेखन में, जिसको पढ़ते हुए रुकने की इच्छा नहीं होती है, और कितना उस मरुभूमि में जो साहित्य का रस है, जो आसपास आपने देखा होगा, कुछ झेला होगा, कुछ भोगा होगा, या देख के जो चीजें जो आपको संवेदनशील करती हैं, संवेदनाएं मोड़ कर आती हैं, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपके आसपास का वो राजस्थान का की वो माटी, कितना योगदान है? जब वो पीली आंधी और काली आंधियों पे लिखती हैं, और तो प्रभा केतान जी का मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। मैंने हिंदी रस जब शुरू किया था तब मैं प्रभा जी से लगातार संपर्क में रहती थी, और वो मेरी पत्रिका के लिए स्त्री विमर्श पे या द सेकंड सेक्स उनका तभी अनुवाद होके आया था, तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। वो इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन होने के बावजूद अपना समय लेखन को और स्त्रियों को देती थी, वो स्त्री श्रम पे बात करती थी। तो मुझे हमेशा प्रभा केतान फाउंडेशन के इस कार्यक्रम कलम में आने के बाद मुझे लगता है कि हम प्रभा केतान जी को जाने और उनके बारे में जरूर से उनको हर बार याद करें, तो मुझे वो हमेशा याद आती है। और मुझे लगता है वो यही कहीं है जिनके नाम से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और अब मैं उस सवाल का जवाब देती हूँ। निसंदेह मेरी माँ एक किस्सा गो भी थी और एक कवियत्री भी थी, और पारिवारिक जो मेरा बैकग्राउंड है और महुआ भी यहाँ है कि मतलब कहते हैं कि हाँ, कायस्थ परिवार में जन्मे हैं तो कलम की पूजा करेंगे और कलम के साथ में रहना ही है। तो मेरी माँ बहुत, मेरी दादी उस जमाने की हाई सेकेंडरी पास थी और घर में बहुत पढ़ने का माहौल था। मेरे दादाजी की एक बहुत बड़ी अपनी लाइब्रेरी थी और उनकी अपनी पांडुलिपियां आज भी हमारे पास है। तो मेरे परिवार में साहित्य का, और बल्कि मेरे दादाजी फारसी में लिखा करते थे और मेरे मामा भी उर्दू में
गजलें कहा करते थे, तो घर में एक माहौल था, किताबें थी। और फिर साथ में जब राजस्थान आ गए तो राजस्थान मेरा जन्मभूमि बना। तो राजस्थान की जो नीली आभा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप किसी खंडहर की तलहटी में बसते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत में एक रूमानियत आ जाती है। तो चित्तौड़गढ़ मेरी वो भूमि रहा हमेशा। चित्तौड़गढ़ जब भी जाते, मतलब किले पे जब भी हम जाते थे, और अब लोग टैक्सी से जाते हैं किले पे, तब तो हम पैदल ही चले जाते थे। और किले के ऐसे रास्ते थे कि जिनमें ट्रैकिंग करके और हम ऊपर परकोटे पे चढ़ जाते थे। बहुत ही स्टीप होता था, लेकिन हम चप्पल पहन के ही वहां पहुंच जाते थे और सीधे मीरा मंदिर में वो मार्ग खुलता था। तो मीरा मंदिर मुझे बहुत आकर्षित करता था। और वहां पे मीरा के पूरे, वहां पे पांडुलिपियां तो नहीं है, पर बाद में जो श्रुतियों में रही मीरा, तो बाद में जिन लोगों ने उनको नोट करके लिखा, उनके बहुत सारे पुराने। और राजस्थान की खास बात है कि भीलनियां भी मीरा के गीत गाती हैं। हो सकता है उनमें क्षेपक जुड़ गए हो। और एक जो आपने बात कही कि भ्रूण हत्या की, तो राजस्थान में आप दलित लोगों में आप जान लेंगे कि मीरा नाम बहुत चलता है, लेकिन मीरा जो राजपूत थी, राजपूत परिवारों में आज भी मीरा नाम नहीं रखा जाता, या मीरा नाम रखते हैं तो आपत्तियां होती है। तो ऐसी भूमि जहां निरंतर एक स्त्री के लिए संघर्ष है, वहां रहकर रचना निसंदेह बहुत चुनौतीपूर्ण था। और कॉलेज में भी बहुत सारा ऐसा कल्चर था जहाँ पे आप खुलकर इस तरह की बात नहीं कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे विद्रोही वहां से जन्मे हैं। विजयदान लेथा, उन्होंने इस तरह की चीजें लिखी जो स्त्री विमर्श के पैरोकार रहे हैं, वो खुद स्वयं पुरुष होके भी। तो मुझे लगता है कि विजयदान लेथा और यादवेंद्र शर्मा चंद्र, इस तरह के लोगों की जो भूमि है, वहां लिखना तो बहुत होता है क्योंकि रूमानियत है, लेकिन रोका भी जाता है, विरोध भी होता है। हाँ, लिखने की प्रतिक्रिया, विरोध की प्रतिक्रिया लिखने में उतरती ही है। बहुत बढ़िया मनीषा जी। और आप जी माइक, मैं खो गई थी आपकी बातों में। आप के लेखन में जो मैं वो लिस्ट देख रही थी, वैरायटी है, बहुत विविधता है। यात्रा संस्मरण हो, उपन्यास है, पहले कविताओं से आपने शायद शुरू किया है लेखन, फिर कहानियां हैं, उपन्यास है, और एकदम सीरीज में 5 बहुत कम समय में इतना बृहद है लेखन आपका, विविधतापूर्ण है, आपने अनुवाद किया। और तो आपका सबसे ज्यादा मन किसमें रमता है? पहले मेरा कहानियों में बहुत मन रमता था, और इस बात की साक्षी महुआ भी होंगी कि जब उपन्यास लिख लो तो खून मुंह लग जाता है। हर कहानी में उपन्यास दिखता है, पर आप कहानी लिखना भूल जाते हैं। तो मेरे को कहानियां आज भी बहुत प्रिय है लिखना, लेकिन मुझे बार बार वो कहानी में उपन्यास दिखने लगता है, तो या तो वो कहानी छूट जाती है या फिर उपन्यास में बदल जाती है। तो मुझे लगता है कि मुझे वापस लीलन कहानी मेरी आखिरी कहानी थी, तो प्रिय तो मुझे कहानियां हैं, लेकिन लत उपन्यासों की लग गई है। और कविताओं से तो हम सभी शुरू करते हैं। तो जो ये कविता संग्रह है वो मेरी उम्र के 4 पड़ावों में, जिनमें भी तो मैं इसको छपवाने नहीं वाली थी, तो पंकज सुबी ने बहुत जिद की, नहीं दीदी आप उपन्यास और कविताएं, मतलब उपन्यास लिख चुके हैं, अब एक कविता संग्रह आना चाहिए। मैंने नहीं, वो मेरी बहुत ही वैयक्तिक कविता है, बिल्कुल वैयक्तिक अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन वो आया और लोगों को पसंद आया। ये बताइए कि उपन्यास लिखना, जैसे उसमें इतनी मेहनत है, पहले तो सोचना है और कहानी को जहाँ तक गूंथना है, एक कहानी हुआ कि लिख लिए तो आपको मजा आने लगा, जैसे आपने कहा कि वो खून मुंह लग जाता है, तो कितना समय, गृहिणी भी है, बच्चों को टाइम देना है, परिवार की जिम्मेवारियां हैं, फुल टाइम लेखन जो होता है उसके लिए क्या कुछ करती हैं आप, या कितना उसमें आपका श्रम तो है ही, किस तरह से उसको मैनेज करती हैं? जैसे कि उपन्यास शोध मांगता है, यात्राएं मांगता है, जैसे मल्लिका भी लिखा या शिगाफ भी लिखा, कश्मीर जाना हुआ, या स्वप्नपाश लिखा, तो बहुत सारे ऐसे सिजोफ्रेनिक मरीजों से मिलना हुआ। तो शोध मांगता है उपन्यास, तो समय तो निकालना पड़ता है।
और जैसा कि मेरा परिवार है, वो लोग जानते हैं कि ये एक सन की लेखक है तो समय दे देते हैं और घर में ऐसा माहौल है कि जहाँ लिखा जा सके। लेकिन निस्संदेह घर है, परिवार है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो मैं रात को लिखना पसंद करती हूँ। तो मेरा सारा लेखन रात को ही होता है, क्योंकि सुबह वो दूध वाले की घंटी और इन सब के बीच में उपन्यास लिखना बहुत मुश्किल होता है। और एक उपन्यास मुझे लगता है कि कम से कम 2 या 3 साल लेता है अगर वो पूरी तरह पका हो। तो कभी भी कोई इंस्टेंट राइटिंग नहीं हो पाती, उपन्यास बहुत धीरे धीरे पकता है। बहुत बढ़िया। और उपन्यास के लिए 2 साल आपने कहा, तो उसमें सोचना, शोध करना और फिर वो एक आता है सामने, एक स्वरूप उसका आता है। तो अभी जैसे आपने कहा कि उपन्यास में मन रमता है आपका, लेकिन जितना भी आपने लिखा बहुत बहुत रोचक है, बहुत प्रसिद्ध हुई चीजें। तो अभी रश्मि जैसे एकदम आपको बता रही थी, मैं चाहूंगी वहीं से आप शुरुआत करें। जैसे सारी किताबों के बारे में हम जानना चाहेंगे, लेकिन जो यात्रा वृतांत है आपका, कैलाश मानसरोवर, आप खुद गई थी कैलाश मानसरोवर, कठिन वो दुरूह रास्ता उसको आपने तय किया, तो क्या उस संस्मरण में क्या कुछ है या कुछ ऐसा फील हुआ आपको, वो सारी चीजें आपकी लेखनी में उतारी, तो उसके बारे में जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं कैलाश बिल्कुल नहीं जाती अगर मैं कालिदास का मेघदूत नहीं पढ़ती। और जो सीनियर फेलोशिप मुझे संस्कृति मंत्रालय की मिली, तो उसमें मैंने उनको अपनी परियोजना दी थी कि मैं मेघदूत की जो राह है, मेघ का जो मैप है, मेघ ने जो यक्ष को नक्शा दिया था, मैं उसकी यात्रा करना चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि ये कोई स्वीकार नहीं करेगा, एकदम पागलपंती है, कोई फेलोशिप नहीं देगा इस पे। तो एक दिन कमल किशोर गोयनका जी का फोन आया कि इतना मतलब अजीब सी चीज कैसे सोची कि तुम मेघ की राह पे पूरी यात्रा करोगी, तो तुम्हें ये फेलोशिप दे रहे हैं हम और तुम यात्राएं करना शुरू करो। तो ये यात्रा रामटेकरी से शुरू हुई, जहाँ पे पहली बार यक्ष ने बादल को आहत होकर पुकारा था, आषाढ़ के पहले मेघ को। तो वहां से शुरू हुई थी और उसका अंतिम पड़ाव कैलाश था। तो पूरा रास्ता अलका नगरी ढूंढने की, मतलब अलका नगरी को पाने की एक ललक के तौर पे था। और ये बिल्कुल भी ऐसी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी, लेकिन जैसे हम लोग कैलाश के निकट गए और जैसे हमने यम द्वार पार किया और जिस तरह से कैलाश सामने आए, तो आपने कैलाश की फोटोज बहुत सारे देखे होंगे। तो ऐसा लगता है कि एक पर्वत है जिसमें 2 आंखें हैं ऐसे तिरछी, मतलब आपको लगता है कि एक पर्वत है जो लगातार आपको देख रहा है और वो आंखें हैं। तो कैलाश तो ऐसे थे कि ज्यादातर बादलों में छुप, उनके ही बर्फ से जो बादल बनते वो उनमें ही आवरण उनका बना लेते वही बादल। बाकी तो रेगिस्तान है, बाकी किसी पहाड़ पे वहां बर्फ नहीं होती है, केवल कैलाश पे होती है। और बाकी सारे पहाड़ हिमालय हैं और उनका पत्थर जो है कैलाश से बिल्कुल अलग है। और उसके बारे में जो भौगोलिक इतिहास है उसमें कहा जाता है कि समुद्र से निकला था हिमालय, लेकिन कैलाश पहले से वहां था। हिमालय तो एक बहुत बड़ा भूस्खलन और इस तरह से कुछ हुआ था, भूडोल, उसमें से हिमालय निकल के आया। लेकिन हिमालय ने कैलाश को नष्ट नहीं किया, उसके चारों तरफ अपने आप को बना लिया, इसलिए कैलाश अखंड है। हिमालय देखिए तो भुरभुरा है, वो अक्सर गिरता पड़ता रहता है। हिमालय की जितनी भी श्रृंखलाएं हैं कभी भी ढहती रहती हैं, लेकिन कैलाश का एक पत्थर तक नहीं गिरता। और कैलाश की जो, जिसको कहते हैं उसके पत्थरों की उसको खास जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, उसकी जो पत्थर की जो फिजिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो पत्थर ही अलग है। जो उसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं वो पत्थर ही अलग है। तो कैलाश अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है, तो वो रहस्य आपको महसूस कराते हैं। पहले मैं बिल्कुल सोचती थी क्या है, तो धार्मिक यात्रा नहीं है मेरी, तो एक वैज्ञानिक यात्रा है, क्योंकि मैं विज्ञान से हूँ तो मुझे हमेशा किसी भी चीज के पीछे। लेकिन कैलाश ने अपना आध्यात्म मुझे महसूस करवाया, वो जो 2 आंखें लगातार, और कहते हैं कि कैलाश अघोरी है, तो वहां आप 7 दिन नहीं नहाते और आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। और एक रात की बात है कि एक हमारे साथ एक महिला थी, उनको हाइपोक्सिया हो गया,
वहाँ पे दिमाग में सूजन आ जाती है ऑक्सीजन की कमी से, बहुत विरल ऑक्सीजन होती है। तो वहाँ पे उनको लेके मैं थोड़ा सा बाहर निकली थी, उनको वॉशरूम जाना था। तो कैलाश पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखे थे, पूरे रास्ता में वो दो आंखें दिखी जिसमें बादल छिप जाते थे फिर, लेकिन आधी रात में पूरा चांद पूर्णमासी का चमक रहा था और सामने कैलाश थे। उस वक्त मैं अवाक हो गई। उस वक्त मुझे लगा कि देह जैसे कुछ है ही नहीं, जो कुछ है बस मैं एक शून्य हूँ। और उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि नहीं, ये कोई आंतरिक यात्रा है, ये केवल एक बाहरी यात्रा है, क्या ट्रेवलॉग के लिए की हुई यात्रा नहीं है। उस वक्त मुझे कैलाश की शक्तियों ने छुआ और मुझे लगता है कि यही वजह नहीं है कि 7 धर्म उसको एक साथ मानते हैं। जैन, बौद्ध, हिंदू और पंजाब से भी जिसको कहते हैं कि सिखों ने भी वहां पे माना, ईसाइयों ने भी वहां पे जाकर उसकी परिक्रमा की है। तो मतलब कई लोग तो उसमें लेट के यात्रा करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि वो कौन सी परिक्रमा होती है जिसमें दंडों की परिक्रमा, हाँ, तो उसमें वैसी परिक्रमा कुछ लामाज कर रहे थे और सबसे अद्भुत पल था। और आप कैलाश जाएं और मृत्यु से साक्षात्कार ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। 2-4 बार ऐसा हुआ, क्योंकि वहां पे कुछ अजीब सी गड़गड़ आवाज आ रही थी। तो मुझे, क्योंकि मैं वाइल्ड लाइफर भी हूँ, तो मुझे लगा यहाँ पे जरूर स्नो लेपर्ड है, उसकी रोरिंग की आवाज है, क्योंकि उसके पंजे हम रास्ते में देखते आ रहे थे। मैं पहाड़ के पास चली गई, वो बाहर का नंदी पर्वत और जो कैलाश की परिक्रमा करते हैं। हम कैलाश पे तो कोई भी नहीं चढ़ा आज तक, कहते हैं संभव ही नहीं है, जबकि वो हिमालय से छोटा है कैलाश। तो वहां से जब हम गुजर रहे थे तो मेरे को लगा कोई स्नो लेपर्ड है। मैं पास गई तो धड़धड़ाती हुई पूरी की पूरी चट्टान वहां से गिरी और जो हमारा शेरपा थे श्याम भैया, उन्होंने मुझे खींचते हुए भागे, क्या करते हो, ऐसे नहीं रुकना, ऐसी आवाजें, यानी लैंडस्लाइड होता है, जो मृत्यु से साक्षात्कार होता है। और एक मैं वहां थक के बैठी हुई थी क्योंकि मैं एकदम घबरा गई थी। तो एक लामा वहां से गुजरे, उन्होंने मेरे हाथ, वो गुजर गए फिर लौट के आए। उन्होंने देखा मैं शिथिल बैठी हूँ, लौट के आए, उन्होंने मेरे हाथ को चॉकलेट से भर दिया। मैंने कहा ये किस लिए? कहते हैं आप क्या हमारे गुरु जी करते हैं, दलाई लामा। वो पल ऐसा था ना कि ये किस चीज का मतलब, मुझे, हम भारतवासियों को इतना सम्मान मिलता है तिब्बतियों से, सिर्फ इसलिए कि हमने दलाई लामा को अपने आप रखा है। और मृत्यु की बात करूं तो वहां पे एक व्यक्ति घोड़े से उतरते ही उसका हार्ट अटैक हो गया था, क्योंकि मेरे पति फौजी है तो उन्होंने उनको CPR दिया और उनके मुंह में जो एक मेडिसिन होती है वो हमेशा जेब में रखते हैं, तो उसके मुंह में डाली, लेकिन तब तक वो दिवंगत हो चुका था। और कैलाश में कहते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है फिर वो वहां से नहीं आता, वहीं बर्फ में दफना दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजों से ऐसे साक्षात्कार हुए जो आम जीवन में संभव नहीं है। बहुत बढ़िया, आप बोल रही थी और रोंगटे उसे कर रहे थे हम लोग। तो एक और मेरा प्रश्न था कि 5 आपने उपन्यास लिखा, ये मैं इसमें सूफिया पे मैं बात करूंगी, 6, तो सब में क्या स्त्री के इर्द गिर्द की है कथाएं 5 उपन्यास में? नहीं, स्त्री उसमें मूल तत्व के तौर पे है, लेकिन अगर हम शिगाफ की बात करें तो मूलतः कश्मीरी समस्या पर है, क्योंकि स्त्री उसमें इसलिए है कि मैंने एक प्रश्न उठाया है कि ठीक है आतंकवाद, पॉलिटिकल, इस सब में स्त्री का क्या हुआ। जो कश्मीर, उसमें मैंने एक बात उठाई है कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके बगल वाला जो बड़ा पेड़ है उसकी भी जड़ें खुल जाती हैं। तो जब वहां से कश्मीरी पंडितों को हटाया गया तो जो वहां रह गए कश्मीरी मुस्लिम थे उनकी भी जड़ें खुल गई थी, उनको भी उतनी ही तकलीफ में गुजरना पड़ा। तो खास तौर पे महिलाओं को, तो वहाँ गांव के गांव ऐसे हैं जहाँ महिलाओं, उस वक्त तो थे, आतंकवाद का जब पीक चल रहा था, गांव के गांव ऐसे थे जहाँ पे पुरुष था ही नहीं। तो आपकी जो ये उपन्यास लेखन का विविधता है, जैसे मैंने आपका उसमें पढ़ा कि जैसे BSc है, आप अभी बता रही थी तुरंत, फिर आपने हिंदी में किया मास्टर्स, कथक में आप हैं विशारद या जो भी है, तो ये जो वैरायटी है आपने भी, मतलब ये स्वाभाविक है या जैसे उपन्यासों में भी आपने, अब मल्लिका पे हम लोग आएंगे तो उनका जिन्ही फर्क है वो,
भारतेंदु हरिश्चंद्र की वो जो मल्लिका थी, तो ये जो विविधता है स्वभावतः है या आप ऐसे ढूंढती हैं कि ये हो? स्वभाव है, मैं किसी भी चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। और मुझे लगता है कि उपन्यास में जो विषय ढूंढती हूँ, जैसे मैंने स्वप्नपाश ढूंढा जिसमें साइकोसिस सिजोफ्रेनिया थे, तो मेरे पिछले उपन्यास में उस चीज के बीज होते हैं। तो शिगाफ में एक शब्द आया था सिजोफ्रेनिया करके, तो मुझे हमेशा उसको उत्सुकता हुई कि बीमारी क्या है, मैं जानना चाहती थी। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं किसी चीज को, जैसे कश्मीर समस्या और उसकी पॉलिटिकल इश्यूज पे मुझे कुछ भी नहीं मालूम था जो अखबारों में आता था, लेकिन गहराई से। तो मुझे लगता है कि मैं किसी भी विषय को जब उत्सुकता से जानना चाहती हूँ, मैं उसको उपन्यास लिखने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं बहुत सारा शोध करके उसको ठीक से जान पाऊँ। इसीलिए सिजोफ्रेनिया को मैं जानना चाहती थी कि कैसे लोगों को अनरियल चीजें दिखती है, जिसको हम कहते हैं ना, लोग बात करते हुए जाते हैं तो हम उनको सोचते हैं कि ये क्या है, लेकिन उनको सच में वो बातें सुनाई देती हैं। उनका दिमाग ही मिलके वो एक कैरेक्टर रच देता है। तो सिजोफ्रेनिया में कुछ लोगों को तो आवाजें सुनाई देती है, कुछ लोगों को लोग भी दिखाई देते हैं। तो उस समस्या को मुझे जानना था कि कैसे अनरियल किसी का रियल बन जाता है और कैसे वो जीवन जीती होगी। और जैसे कि वॉन गॉग और साल्वाडोर डाली, ज्यादातर पेंटर्स होते हैं। पेंटर्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो अपनी वो इमेजिनेशन है या वो जो उनको दिख रहा है उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो मेरी जो उसकी प्रोटोगनिस्ट है गुलनाज फरीबा, वो भी पेंटर है और एक सुपर ब्रिलियंट पेंटर है। 2 आर्टिस्ट पेरेंट्स की बेटी है और वो सिजोफ्रेनिक है और उसके साथ में 5-6 कैरेक्टर रहते हैं। कई लोगों के साथ तो बहुत सारे कैरेक्टर रहते हैं। तो मैंने इस पे बहुत रिसर्च की और इसको लिखा और जाना ये विषय क्या है। हाँ, तो आपका स्वभाव है नई चीजों को जानना और रिसर्च करना, और एक उपन्यास आप ले आते हैं हमारे बीच में। इसी तरह पंचकन्या नाम से जैसे वो भी महिलाओं पर होगी। मल्लिका पे हम आते हैं कि कैसे वो जो है कि जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, मैं आपको सुन रही थी यूट्यूब पे, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। मल्लिका जो कि छुपा हुआ पात्र है, उसको आपने एक पूरा उस नाम से आपने रच दिया एक उपन्यास। तो कथा देश में मल्लिका के उपन्यास के अंश छपे थे, कौमुदी के अंश छपे थे और मल्लिका के बारे में थोड़ा बहुत छपा था। तब से उत्सुकता मेरे अंदर थी कि मल्लिका थी क्या, और तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस पे कुछ लिखूंगी। लेकिन जब मैं वेस्ट बंगाल हाशिमारा रहने गई और वहाँ से 24 परगना, जहाँ की कहते हैं मल्लिका थी जहाँ की, और बाल विधवा रही, तो वहाँ जाकर वहाँ के एकांत में, वहाँ के इतने महुआ हमारे यहाँ बंगाली है, तो उस मल्लिका को उस तमाल नदी के किनारे या उस तरह की उसके बचपन को मैं जानना चाहती थी कि ठीक है बनारस तो आ गई थी और उसके बाद, और इसकी खास बात इसके पीछे एक और थी कि जब मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनियां मंगाई तो श्याम सुंदर दास और एक और राधेश्याम जी की 2 जीवनियां हैं। दोनों जीवनियों में मल्लिका के लिए जो चैप्टर चुना गया था, छोटे छोटे चैप्टर्स थे 2 वाक्य के, उसमें उनके चैप्टर्स के नाम थे गुलाब में कांटा और चंद्रमा में कलंक। तो ये बात मुझे कहीं आहत कर गई। मुझे लगा मैं ये कलंक और ये कांटा दोनों हटाना चाहती हूँ, लोग जाने दरअसल मल्लिका क्या थी। और बहुत लोग उसको एक वैश्या या एक उनकी धर्म पोषिता या इस तरह की नाम उन्होंने दिए उसको, कि एक स्त्री रहती थी जिससे भारतेंदु जी के संबंध थे या ये वो। और उस समय को मैं लाना चाहती थी। वो समय वो था जब हुस्ना बाई जो इसमें एक कैरेक्टर की तरह आई हैं, हुस्ना बाई से भारतेंदु जी के बहुत अच्छे संबंध थे। हम ये स्त्री पुरुष संबंध को ना बहुत ही सहजता से किसी अफेयर का या किसी दैहिक संबंध का नाम देते, लेकिन हुस्ना और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संबंध बिल्कुल साहित्यिक था। हुस्ना जैसी तवायफ में भारतेंदु जी ने जब ब्रज भाषा में गीत गोविंदम का अनुवाद किया, हुस्ना ने उसको कंपोज किया और उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा साहित्य का उत्सव रखा अपने राम कटोरा ताल बाग में, और उसमें हुस्ना ने पूरा गीत गोविंदम गाया। और हुस्ना जब भारतेंदु जी की मृत्यु हुई, हुस्ना ने कवित्व लिखे
हुस्ना ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे क्रांतिकारियों को पनाह दी। तो हम कैसे उन सबका योगदान, उस समय के बनारस का बुढ़वा मंगल हुआ करता था जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के परिवार ने शुरू किया था, और साथ में मल्लिका जो जिसके बारे में ये मैंने उसमें तथ्य स्थापित करने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने मल्लिका के उपन्यासों को और परीक्षा गुरु उपन्यास की तारीखों को देखा तो मल्लिका ने पहले उपन्यास लिख दिया है, और हम बहुत गर्मी है कि क्योंकि वो छपा नहीं, भारतेंदु जी के घर में पांडुलिपियों में पड़ा रहा, क्योंकि जब मल्लिका भारतेंदु जी को छोड़ के, बनारस को छोड़ के वृंदावन चली गई तो उन्होंने उनके भाई को सारी की सारी पांडुलिपियां दे दी और लिखना छोड़ दिया था। जब भारतेंदु जी की मृत्यु हुई थी तब मल्लिका भी 30-32 साल की थी, क्योंकि भारतेंदु जी भी करीब 35-36 साल की उम्र में दिवंगत हो चुके थे। तो उस उपन्यास को देख के मुझे लगा कि यह पहला उपन्यास है, क्योंकि बांग्ला में उपन्यास शब्द कहा जाता है, तब हमारे यहाँ आख्यायिकाएं कहा जाता था, तो ये शब्द भी प्रेमिका के जरिए हिंदी साहित्य में आया। तो इस बात को भी मुझे स्थापित करना था कि कैसे उपन्यास शब्द बांग्ला से प्रेमिका के जरिए हिंदी में आता है और एक परिभाषा को प्राप्त करता है। यहाँ पे आते हैं, ये जो लॉकडाउन के समय आपने इसको लिखा या पहले से होगा, सूफिया, जो हम सब आज पता नहीं कितने लोग इसको पढ़ना शुरू कर देंगे आज उतावली हूँ मैं तो। और सूफिया आपने ये जो विषय चुना, इसमें ऑनर किलिंग की बात है बिल्कुल, तो ये विषय पे मुझे नहीं मालूम उपन्यास और पहले आया है नहीं, कहानियां हैं, फिल्म कई बने हैं, तो ये विषय को अभी आपने चुना जबकि आप लिख रही हैं, तो ज्वलंत मुद्दा तो है ही, तो कैसे इस पे ध्यान दिया? मेरे लिए मुद्दा इसमें ऑनर किलिंग नहीं था, मेरे लिए इसमें मुद्दा खुद सोफिया थी, क्योंकि सोफिया एक रियल कैरेक्टर है जो मेरे बचपन में बहुत ही मुझे हॉन्ट करता था। उसने, सोफिया नाम उनका कुछ और है जो मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, उन्होंने मुझे बचपन में गोद में खिलाया है, और उसके बाद जब हम बड़े हुए तो एक दिन मैंने पापा मम्मी को बात करते सुना कि अरे अखबार में इस तरह की न्यूज आ रही है कि इस तरह से किसी लड़के को मार दिया, वो उसका पति था जो माँ की स्टूडेंट थी। जैसे कि मैं बात करती, मेरी माँ हिंदी की टीचर रही और उनकी सारी स्टूडेंट्स उनको बेहद प्यार करती थी, तो सोफिया भी उनमें से एक थी। तो इस तरह से जब पता चला तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि इस तरह से एक प्रेम कहानी का ऐसे अंत हुआ। तो ये कहानी मेरे मन में रही, और मैंने कभी नहीं लेखक बनना ही नहीं सोचा था, तो सोफिया पे लिखना क्या सोचती। तो जब बहुत दिन हो गए और जब ये उपन्यास मेरे अंदर पक गया और सोफिया की याद शिद्दत से मेरे मन में आने लगी, मैंने फेसबुक पे भी ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली, तो इसमें आधा हिस्सा जहाँ तक वो है और मेरी स्मृतियों में है वो काफी हद तक सच है, और दूसरा हिस्सा जिसमें मैं कल्पना कर रही हूँ कि वो जीवन भर अकेली रही होगी, वो मेरी कल्पना से उपजा है। जैसे कि मल्लिका में भी मल्लिका की बात बार बार आई जाती है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हम देखें तो सेकंड्स में, और उनकी मृत्यु के समय उनके मुंह से क्या वाक्य निकले थे वो तक दर्ज है, लेकिन उनके साथ साथ लगातार चलती हुई मल्लिका के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। और जो मन्नो है उनकी पत्नी, उनके बारे में भी पता चलता है, लेकिन मल्लिका के बारे में बहुत ही कम पता चलता है। तो जो मल्लिका का बचपन है, कैसे गुजरा होगा, कैसे बाल विधवा हुई होगी, और कैसे उसकी बनारस तक की यात्रा, वो सारी काल्पनिक है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं मिलता। और उसके बाद में भी हमें नहीं पता चलता कि वृंदावन के बाद कहाँ गई। लेकिन जब उपन्यास लिख लिया, इसकी चर्चा होने लगी, तब मेरे पास एक बार कोलकाता से फोन आया कि जब विद्यासागर जी जब थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जब थे, और जब आनंद मठ लिखा जा रहा था, जब शरद चंद्र थे, उस समय के आसपास एक कोई साहित्यिक गोष्ठी हुई थी, उसमें मल्लिका गई थी। तो मुझे पहले पता चल जाता तो शायद मल्लिका का अंत कुछ और होता, यानी मल्लिका जुड़ी रही, उनकी स्मृतियों में साहित्य रहा, लेकिन कैसे वो विदा हुई वो सब हमें कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए हमेशा उपन्यास आधा सच आधा गल्प होता है। तो सूफिया जो आपका है, यहाँ तक
मैं आपके रचनाक्रम पे आपके मुंह से हम लोग जानना चाह रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे तो लगता है कि कलम से इधर आप कभी आए हम लोग से ऐसे बात करें। और दो प्रश्न मेरा एकदम जो मैं अपने लिए भी पूछ रही हूँ। और हिंदी भाषा, देखिए मैं सीबीएसई स्कूल में पढ़ाती हूँ वर्षों से, 21 साल हो गए मुझे। तो अभी वहाँ पे पंचतंत्र और रामायणा और महाभारत बच्चे पढ़ते हैं अंग्रेजी में, पढ़ना नहीं चाहते हिंदी को। दो प्रश्न एक साथ पूछ रही हूँ, आपसे मैं जानना चाहूँगी इसके बारे में। बहुत मुश्किल होता है उनको हिंदी की तरफ मोड़ना, एज ए टीचर भी और अभिभावक भी। मेरा बेटा भी है, वो कहता है कि हिंदी पढ़ के सुनाओ, कभी उसके पापा बोलेंगे तो बोलेगा कि अंग्रेजी वाला से पढ़ के सुना दे रहा हूँ। मतलब वो जानता है, पढ़ा है, नंबर लेकर आया, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हिंदी के साथ। ये जो हो रहा है भाषा में। और दूसरा प्रश्न इसके साथ, वो क्या है भविष्य, कैसे हम बच्चों को करें। अभी इतना समृद्ध लग रहा है ये हॉल कि सब लोग हिंदी पढ़ने लिखने वाले हैं, बहुतों की किताब यहाँ पे आ चुकी है। तो और आप इतना पढ़ी हैं पुराने नए लेखकों को, तो आप मुझे बताएं कि हिंदी भाषा के भविष्य पर मैं आप क्या सोचती हैं। दूसरी बात, बेस्ट सेलर की जो किताबें आ रही हैं, है ना, एकदम एक दौर साया हुआ है, और उसमें नई हिंदी, और उसमें जो भाषा का प्रयोग और अश्लीलता है उसमें, जिसको कुछ समय पहले तक हम लोग महिलाओं के बीच में भी नहीं पढ़ना चाहते होंगे, वो लेखक है, उसके माता पिता भी पढ़ रहे हैं उसको, उस जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब क्या है भाषा का, आगे आप क्या देखती हैं, मुझे बताएं थोड़ा। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि हम सबकी कुछ पसंद होती है। अगर मैं कुछ बहुत ही बारीकी से बनी हुई या कोई बहुत ही अच्छी डिश खाना चाहती हूँ जिसको बहुत मेहनत से बनाया है, या बहुत ही पारंपरिक है और उसको बहुत सारे तरीकों से बनाया जाता है, उसको बनाना आसान नहीं है, और फिर भी मैं वही खाऊंगी बजाय इसके कि कोई शॉर्टकट करूं। तो मुझे लगता है कि जिसको जो स्वाद लग जाता है वो वही पड़ता है। और जहाँ तक हिंदी के भविष्य की बात है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मुझे लगती है कि सोशल मीडिया ने और बहुत सारे इस तरह की जो तकनीकी, जिसे हम सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, जैसे कि मैंने हिंदी नेस्ट की शुरुआत ही ये सोच के की थी कि इसका प्रचार प्रसार होगा। पहली वेबसाइट थी हिंदी की, और बहुत सारे हिंदी के लेखकों ने उसमें रुचि ली थी। अब हम सबके हाथ में फोन है, हम सब जानते हैं यूनिकोड कैसे टाइप किया जाता है, हम सब अब हिंदी में लिख पाते हैं। तो मैंने देखा कि सूचना प्रौद्योगिकी ने जो हिंदी के छूट चुके पाठक थे, मुझे याद है कि मैं मैत्री पुष्पा जी का उपन्यास चाक ढूंढने के लिए पूरे ग्वालियर में घूम रही थी, एक भी किताब नहीं मिली थी। लेकिन अब अमेज़न पे अगर बहुत कोई पुरानी कोई भी किताब भी पढ़ना चाहूँ तो वो मुझे मिल जाती है। अगर अमेज़न पे नहीं मिलती तो ई पुस्तकालय पे उसको बिल्कुल रॉ वर्जन मिल जाते हैं। ऐसी ऐसी किताबें मुझे मिली है, बल्कि जीवनिया जो भारतेंदु जी की थी वो सारी की सारी मैंने ई पुस्तकालय पे पढ़ी। तो मुझे लगता है कि सूचना प्रौद्योगिकी ने जो हिंदी के बिल्कुल विकट प्रेमी थे उन तक हिंदी को पहुंचा दिया है, और वो हिंदी हमारे हाथ से छूटते छूटते बची है, और अब हम सबके हाथ में हिंदी टाइपिंग का एक टूल है। और जहां तक कि बच्चों की बात है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बहुत रुचि लेती है साहित्य में और वो बिल्कुल अंग्रेजीदा है लेकिन हिंदी में भी उतनी ही अच्छी है, और आहा जिंदगी वगैरह के लिए हिंदी में लेख लिखती है और बच्चों की किताब लिखती है वो फैशन डिजाइनर, निफ्टियन है, लेकिन उससे फैशन डिजाइनिंग छोड़ के इलस्ट्रेशन, पिटारा और नटखट और ये वाली एकलव्य साइकिल किताबें जो आती हैं उनमें बच्चों के लिए इलस्ट्रेशन करती है। और अभी एक नई विधा हिंदी में भी आई है जिसमें मैं महाभूषिती क्या करते हो कथा कहन में, तो कथा कहन में हमने ग्राफिक नॉवेल्स क्या होते हैं, क्योंकि विदेशों में ग्राफिक नॉवेल बहुत पॉपुलर है, अब इनको हिंदी में, और परसेपोलिस जिसको हम बहुत अच्छे से बहुत याद करते हैं, परसेपोलिस अभी वाणी प्रकाशन हिंदी में लेके आया है। तो मुझे लगता है कि ग्राफिक नॉवेल्स ऐसी चीजें हैं जो कि और पाठकों को जोड़ेगी, तो इसलिए मुझे कभी भी हिंदी का भविष्य ग्लूमी नहीं लगता। मुझे हमेशा लगता है कि टेक्निक जो है अगर हिंदी उससे फ्रेंडली बनी रही तो वो हिंदी नष्ट नहीं हो सकती। तो मेरी बड़ी बेटी तो इस हद तक इंटरेस्ट लेती है कि वो हिंदी के लिए ग्राफिक नॉवेल्स के लिए इलस्ट्रेशन भी करती है और बच्चों के लिए किताबें भी लिखती है। एक किताब उसने लिखी थी धब्बा चला, जो बच्चों में बहुत पॉपुलर हुई थी। और जो छोटी बेटी है
उसको कहो मेरी कोई कहानी पढ़ लो तो कहती समरी सुना दो। तो मुझे लगता है उसको संगीत में रुचि है, वो क्लासिकल संगीत से लेके वेस्टर्न क्लासिकल तक सब कुछ जानती है और संगीत में उससे कोई भी बात कर लो। तो मुझे लगता है कि हिंदी को भी मैं फिजिक्स की तरह मानती हूँ, आपकी रुचि है तो आप कहीं किसी हद तक जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें बच्चों पे थोपना नहीं चाहिए, जिसको रुचि होगी वो लौट के आएगा। बहुत बढ़िया। और मनीषा जी को इतने लोग पढ़ते हैं, यहाँ बैठे लोग तो पढ़ते ही हैं और जो नहीं पढ़ते थे पढ़ेंगे, आज तो जरूर पढ़ेंगे। तो इतने आपके पढ़ने वाले हैं, आपको कौन अच्छा लगता है? आप किसको पढ़ती हैं? पुराने लेखकों में से किसको और नए में से किसको? पुराने लेखकों में मुझे मृदुला जी बहुत प्रिय हैं, क्योंकि मृदुला जी का रेंज बहुत बड़ा है। कृष्णा सूक्ति पसंद थी, निर्मल वर्मा पसंद थे, और मुझे खास तौर पे जब मैं शिवानी पढ़ चुकी उसके बाद मैंने शैलेश मटियारी जी को पढ़ा तो मैं इतनी हैरान हुई और मुझे पता चल गया पहाड़ का साहित्य ये नहीं है जो शिवानी लिख रही है, ये है जो शैलेश मटियारी जी लिख रहे हैं। तो और मुझे बांग्ला साहित्य तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, उसमें मैं शंकर का जो चौरंगी है वो मुझे बहुत प्रिय रहा। विष्णुराव खांडेकर जी का ययाति उपन्यास मुझे बहुत, वो मैंने 8वीं में ही पढ़ लिया था। और मेरी पढ़ने की शुरुआत बहुत अजीब तरीके से हुई। मेरी माँ प्रिंसिपल रही स्कूल की और हमारा घर ऊपर ही होता था, प्रिंसिपल का स्कूल, घरों क्वार्टर स्कूल के अंदर ही होता था। तो जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो लाइब्रेरी की चाबी घर पे लटक जाया करती थी, तो वो चाबी उठा के उस समय जो 8वीं 9वीं क्लास में एक चस्का लगा, तब पता चल गया कि गुलशन नंदा और विमल मित्र में क्या फर्क है। तो मुझे लगता है कि जब हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप कैटरपिलर की तरह जब आप बहुत सारा खाते हो, पत्तियां खाते हो, तो कभी ना कभी आप तितली बनते हो। बहुत बढ़िया। आप पूनम जी? हाँ जी, प्रश्न उत्तर का वो दौर शुरू करें। हाँ, नए लोगों में मुझे कौन पसंद है? लोगों से महुआ का दोनों उपन्यास मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और समकालीन लेखकों में अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो मुझे कवियों में 2-3 आशुतोष हैं वो बहुत पसंद है। और गद्य में अगर मैं बात करूं तो प्रत्यक्षा का लेखन मुझे पसंद है, जो मेरे समकालीन लोग हैं। और अभी जो नए आए हैं उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत शानदार लिख रहे हैं। यंग लोग हैं, उनमें से अगर मैं अंबर पांडे का नाम लूं तो उसका गद्य अगर देखें तो बहुत यूनिक है। हालांकि वो शैतानी इतनी करता है ना कि वो चीजों को बिगाड़ देता है, लेकिन अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत वेल रेड है। और मेरे समकालीन अब वरिष्ठों में बदलने वाले जा रहे, तो वो युवा लेखक नहीं रहे, लेकिन अभी जो युवा लेखन आ रहा है वो यकीनन एक भरोसा पैदा करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से, और बातें तो चलती जाए तो अच्छी लगती हैं, लेकिन ये जो एक परंपरा है हमारी कलम की, वैसे तो शब्द शब्द आपको प्रिय होंगे, आपका उपन्यास है, लेकिन इस एक पाठ सुनाना चाहिए। सर, मेरे चश्मे के डब्बे में चश्मा नहीं मिलता, आज मिल गया। कहीं और ही रखा होता है, कभी इधर चढ़ा होता है और चश्मा। ये सोफिया का वो अंश है जो मुझे बहुत पसंद है। इसकी एक चीज जो मैंने इसके साथ प्रयोग किया कि इसके हर चैप्टर में मैंने अपने प्रिय शायर मुनीर नियाजी के शेर लिए हैं। और बहुत ऐसा लगता है कि सोफिया को डिस्क्राइब करने में मुनीर नियाजी मेरे साथ चलते रहे। ये लड़की जो इस वक्त सरे बाम खड़ी है, ये लड़की जो इस वक्त सरे बाम खड़ी है, उड़ता हुआ बादल है कि फूलों की लड़ी है। मैं खुद उन दिनों महान उफनते हुए सच्चे इश्क में कतई यकीन नहीं करती थी, यानी वह जो परियों की कहानियों महान प्रेम की किताबों में होता था और जिसे जान देकर निभाया जाता था। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल थी। मेरे लिए सच्चे इश्क के मायने वही थे जहां वादे अंजाम तक पहुंचा करते हैं और दिलजोई आखिर में निगाहों की कबूल है में बदल जाती है। सच कहती हूँ, इसे मेरे हिस्से में आई मुसीबत ही मान लेना। मेरे आसपास मंडराते परिंदों की कोई कमी नहीं थी
और इसी बात ने मुझे प्रैक्टिकल बना दिया था। तुम सही कह रही थी मीनल, मेरा ख्वाब था कि मेरा होने वाला शौहर एक आजाद, खूबसूरत, आजाद ख्याल, स्मार्ट, अमीर ज़्यादा हो और उसे खूब घूमने और फिल्में देखने का शौक हो। मैं ये संगीत शहर छोड़कर जमाने की सैर करना चाहती थी। मैं चाहती थी मेरा शौहर मुझे खूब सजा संवार कर रखे और हमारे पास बड़ी सी गाड़ी हो और किसी तंगदस्ती का तो नामो निशान भी ना हो। इसीलिए जहां आसपास मंडराते लड़कों से मेरे साथ की लड़कियों के जहन को एक अजीब सी लज्जत मिलती थी, वहीं मुझे बड़ी चिढ़ छूटती थी कि लेकिन मैं किसी से इश्किया पींगे बढ़ाऊं, मेरे लायक इस शहर में मुझे कोई नहीं लगता था। लेकिन मेरे ठीक उलट मेरी सहेलियां, चचेरी मेरी फुफेरी बहनें थीं जो उफनता हुआ इश्क करने को बेताब थीं, कुछ कर भी रही थी। उस पल उनको लगता था कि इश्क ही ओढ़ लेंगे, इश्क ही बिछा लेंगे, इश्क के ही लुत्फ में बोसों के संग निकल लेंगे। वे लोग मोहब्बत में पागलपन की पैरवी करती थीं कि इश्क का दरिया है और डूब के जाना है टाइप के बासी जुमले उनकी ठंडी आंखों के साथ निकला करते थे। उनका रोम रोम किसी नाम की आहें भरता था। जबान पर साथ न रह पाने के हाल में मर जाने की कस्में रहती थी। ऐसा तूफानी इश्क जो उनको बहाता और डुबोता और छिटक कर किनारे पर सीपी सा पटक देता था। लेकिन देखो ना, वही सब जिंदगी में मुझसे कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल निकली। तूफानी इश्क से उन्होंने सही वक्त पे किनारा कर लिया और अपने माँ बापों की पसंद के लड़कों से घर बसाकर शरीफ खातूनों में तब्दील हो गई। मैं भी पढ़ाई खत्म करके अपनी पसंद की जिंदगी चुनती। अच्छे बुरे पैगाम मुझे भी आने लगे थे, लेकिन अब्बू चाहते थे कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट जरूर हो जाऊं। मैंने एमए एंथ्रोपोलॉजी का फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन अचानक मेरे दामन में एक सितारा आ गिरा। मैंने उसे उलट पुलट कर देखा और अपने आंचल में बांध लिया। बिना कुछ ज्यादा कहे सुने, बिना कसम खाए, जान जाने तक का निभाव मेरे हिस्से में जाने कब आ गया। मुझे क्या पता था कि इस खामोशी से मेरे आंचल में आ बंधे इस सितारे से मैं गहरे ठहराव वाला इश्क करूंगी। यही नहीं, दुनिया जमाने की मैं बुज़दिल इस इश्क में बगावत करके इसे शादी के अंजाम तक ले जाऊंगी। और फिर एक दिन जब वह दुनिया से चला जाएगा तो फिर किसी के होने का दिल ही नहीं, फिर एक दिन वो जब दुनिया से ही चला गया तो फिर किसी के होने का दिल ही नहीं किया और आखिर में मैं खुद से ही बातें करती हुई अकेली छूट गई। सोफिया ने कंधों तक सरकाए काले रंग के दुपट्टे को फिर अपने दुबले कंधों पर तैनात कर दिया। मुट्ठी में दबे बुर्राक रुमाल से चेहरे पे अनजाने ही उमड़ आए पसीने और दुख की बूंदों को सोखने लगी। अजीब सी मनहूस चुप्पी हम दोनों के बीच में जाला बुनने लगी तो मैंने ही उसे तोड़ा। आप पहली बार कब मिली थी उससे? बहुत सुंदर पढ़ा आपने, मैं तो आपकी आवाज की भी कायल हो गई। और संभवतः उनको बहुत जरूरी काम नहीं होता या कुछ इमरजेंसी नहीं आती तो झांसा लेते। आपका इंटरव्यू ये तो एक प्रश्न उनसे तो बनता है। तो मैं सबसे पहले झांसा को पूछूंगी कि आप आवाज आई एक मेरे मन में सवाल था, वो पहले से आपसे पूछूं। आपने जो रिसर्च किया अपने सारे नॉवेल्स में तब जाके जो बातें लिखी, तो एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या आप अपने ड्राफ्ट को रीराइट करती हैं, रिप्रूव करती हैं या एक स्ट्रेच में लिखती हैं? क्योंकि हमारे एक अग्रज थे जो बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट थे, रवि शौकुश, वो दोबारा नहीं लिखते थे, वो एक ही बार लिखते थे और बस फिर वो प्रेस को देते थे और कहते हुए तो उतना समय बर्बाद होगा उतने में दूसरा लिखूंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने जो लिखा है उसमें वो एक ही ड्राफ्ट है या रिसर्च ओरिएंटेड है तो दोबारा है? पहला सवाल ये है। दूसरा ये है कि आपने जो उपन्यास लिखा उसमें रिसर्च के बाद तो जितने भी स्टडीज़ आपने की और साइकोलॉजी की भी ये सारी, लेकिन आपकी जो शुरू की कहानियाँ हैं उसमें भी एक कुछ स्ट्रेंज साइकोलॉजिकली सिक कैरेक्टर्स को आपने सेलेक्ट किया है, तो कुछ ये बात कहाँ से आती है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं रॉबिन शॉ पुष्प जी की आप बात कर रही हैं, वो अमेजिंग राइटर, हम उनको पढ़ा करते थे
और वो इतनी वर्सेटाइल राइटर थी कि कई बार मनोरमा में भी उनकी कहानियां छप जाती थी, और वो स्त्रियों की दुनिया में भी एक गहरी पैठ रखते थे। तो वो तो निसंदेह इतने ब्रिलियंट थे कि वो एक जैसे मार्केस भी एक ही ड्राफ्ट लिखते हैं, वो भी टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन मैं तो 4 ड्राफ्ट लिखती हूँ। और मुझे लगता है कि भाषा पे पहले ड्राफ्ट में हमेशा ये होता है कि आप बस कथा लिख देते हो, दूसरे ड्राफ्ट में आप उस कथानकों में जहाँ पे गैप्स होते हैं उनको फिल करते हैं, तीसरे ड्राफ्ट में आप भाषा पे काम करते हैं, चौथे ड्राफ्ट में मेरे साथ हमेशा होता है कि मैं बहुत सारी बेजा चीजें उनको काटती हूँ। तो कई लोगों को बहुत लगाव होता है अपने लिखे हुए से, और मुझे रिपल्शन होता है कि ये क्या मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। तो मुझे लगता है कि मेरा तो ज्यादा मेहनत होती है। मैं 4 ड्राफ्ट, कम से कम 3 तो होते ही हैं, और क्योंकि आजकल कंप्यूटर है तो उससे बहुत सुविधा हो गई है कि आप कट पेस्ट कर सकते हैं, तो वो पूरा हाथ से लिखने वाली जो मेहनत है वो बच जाती है। और अगला जो सवाल था आपका, मैं इलाचंद्र जोशी जी और जैनेन्द्र जी की बहुत कायल हूँ, इसलिए अक्सर ये होता है कि जो लोग मेरे लेखन में विचारधारा को ढूंढते हैं उनको बहुत निराशा होती है, क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक तौर पे ही किसी भी पात्र को गढ़ती हूँ, चाहे वो बहुत नीकिश हो। जैसे लीला ने एक लाश बात करी, कैसा महसूस होता होगा, एक बलात्कृत लाश है और उस मरने से पहले की घड़ी जब आपके ऊपर से चींटियां गुजर रही हैं, चूहे आपकी आंखें को उतर रहे हैं, तो उसको लिखने में इतना हॉन्टेड लेखन था कि उसके बाद 1 साल हो गया, मैं कोई कहानी नहीं लिख पाई हूँ। और उस सोफिया से पहले लिखा जा चुका था, इसके फाइनल ड्राफ्ट मैंने बाद में लिखी लॉकडाउन में। तो मुझे लगता है कि मेरे लेखन में मनोविज्ञान ज्यादा काम करता है, और मेरी इच्छा ये होती है कि अंतस्थ को या आंतरिक संसार को ज्यादा से ज्यादा जाना जाए। तो चाहे वो इसमें जैसे कई लोगों के कहें कि सोफिया को परचम उठाना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, गुलनाज परिबांत में सुसाइड क्यों कर लेती है, तो मुझे लगता है कि कई आंतरिक संघर्ष होते हैं। हालांकि क्योंकि आप हर वक्त किसी स्त्री को जिताकर ही आप दूसरों के आगे समाधान नहीं रख सकते। मुझे लगता है कि उपन्यास का अंत बहुत सारे समाधानों वाला हो, बहुत सारे प्रश्न छोड़ता हो, और उसमें लेखक समाधान न दे, पाठक उसमें अपने समाधान ढूंढे। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं मनोविज्ञान को या ज्यादा से ज्यादा उस परिस्थिति को बिल्कुल खोल के रख दूं जिन परिस्थितियों में ऐसी स्त्रियां संघर्ष करती हैं। आपने जितने साहित्य की चर्चा की और जिन चीजों को आप जिन पहलुओं को छुआ, उससे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आप एक स्त्री लेखन हैं, और लेखन की दुनिया में स्त्री लेखन का जो बहुत बड़ा एक बहुसंख्यक गिनती हम कर सकते हैं उसको, वो आया है, वहाँ आप स्त्री लेखक जो है उसको, उसकी धार को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको, आपको शायद निराशा हो मेरे उत्तर को सुन के, उस गोले में खेलो, और हमसे ही उम्मीद की जाती है हम अपनी पीड़ाओं पे बात करें। हम पॉलिटिकल उपन्यास तो लिख ही नहीं सकती, जबकि मनु जी ने इतना बड़ा महाभोज लिखा और बहुत सारी चीजें, महुआ ने इतना बड़ा पॉलिटिकल उपन्यास लिखा। तो मैं उसको स्त्री लेखन को, मैं मुख्य धारा का लेखन जिस दिन हो जाएगा कि भाई मुख्य धारा में ही स्त्रियां हैं, लेखन ही केवल स्त्री है, स्त्रियां ही लिख रही है, तो मुझे इस बात में दमदारी लगेगी, बजाय इसके कि एक गोला बना के कह दिया जाए कि जाके उधर खेलो। तो बहुत सही। मेरा प्रशांत है, मैं हिंदी शिक्षक हूँ। मेरा सवाल है कि ऐसी कोई विधा जिसमें आपकी लिखने की इच्छा हो, आप लिख नहीं पा रही? बिल्कुल, जैसे मैंने नृत्य वैचारिकी पे लिखा, तो मेरा बहुत मन है। जैसे मैं अभी एक पूरी यात्रा यूरोप में करके आई थी, और हालांकि मैंने अपने पति को बहुत निराश किया, क्योंकि वो कह रहे तो मेरा लेखकों के घर जा रही हो, स्कॉटलैंड में भी लेखकों के घर जा रही हो, जेन ऑस्टन के घर जा रही हो, रॉबर्ट बर्न के घर जा रही हो, जो स्कॉटलैंड के इतने बड़े लेखक हैं स्कॉट, उनके घर जा रही हो, हम शेक्सपियर के घर जा रहे हैं, वर्ड्सवर्थ के घर जा रहे हो, कीट्स के घर जा रहे हैं।
हम घूमेंगे कब लंदन। तो जो मैंने वो राइटर्स ट्रेल जो यूरोप में की, जैसे जर्मनी जाके भी मैंने 2-3 लेखकों को, जिसमें गेटे, जिनको हम गोएथे भी कहते हैं लोग, गेटे के घर पे, तो मेरा बहुत मन है कि उन सब उस राइटर्स ट्रेल को, उस अनुभव को, जैसे जेन ऑस्टिन का जो वहाँ घर है, तो वो जो वहाँ लेखकों को जो सम्मान मिलता है कि बाद में उनके घरों को एक म्यूजियम में बदल दिया जाता है, कि जेन ऑस्टिन के घर में मतलब मिस्टर डॉर्सी और ये सब, वहाँ पे लोग कॉस्ट्यूम पहन के खड़े होते हैं, और जेन ऑस्टिन क्या परफ्यूम लगाती थी, उसकी खाली शीशियां पड़ी है। जेन ऑस्टिन का पैंट पड़ा, उनका गाउन पड़ा, आप गाउन पहनिए, उनकी टेबल पे लिखिए कुछ और आप फोटोग्राफ। तो उस ट्रेल के जो मेरे अनुभव है, उस पे मैं किताब लिखना चाहती हूँ, लेकिन मैं लिख नहीं पा रही हूँ कि इसको मैं कैसे शुरू करूँ, उसको कैसे लिया जाएगा। लेकिन मैं लिखूंगी, मैं, क्योंकि मैं उन लेखकों में से हूँ जो कृष्ण बलदेव वैद कहते थे कि कभी भी पाठकों को ध्यान में मत रख के लिखो, पाठक तुम्हें ध्यान में रखे ऐसा लिखो। तो और इसी भाषा के सवाल पे भी हम भाषा को बहुत सरलीकृत करते जा रहे हैं कि पाठक नहीं पढ़ रहा है इसलिए हम भाषा को नीचे लिखा है। आप ऐसा लिखें कि पाठक ऊपर उठ गया, पाठक अपना स्तर बढ़ाए। तो इसी तरह विधाएं भी होती है, आप उन विधाओं को लिखिए जो बिल्कुल नई है या बिल्कुल नई बात करें, लोग उनसे परिचित हो। हमें हमेशा विज्ञान यही सिखाता है कि कुछ नया निकालो। हिंदी में जो साहित्य में जो ट्रेंड चल रहा है बेस्ट सेलिंग का, ये बेस्ट सेलर लेखक हैं, इतनी कृतियाँ बिक गई इनकी, तो मेरा एक सवाल है कि ये इनका जो बेस्ट सेलिंग है वो संख्या में भले मेरे ख्याल से बिक रहा हो उतना ज़्यादा, क्या इनकी रचनाएं उतनी मतलब कि महत्वपूर्ण हैं या उतनी स्तरीय हैं कि आज से 50 साल बाद, 100 साल के बाद लोग उसको पढ़ेंगे या याद करेंगे? अगर वैसा कोई लेखन है, कोई लेखक है तो या 2-4 किताबें आप वैसे बता सकती हैं? बेस्ट सेलिंग ये है, जी 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 बिल्कुल। ये इतने लगभग मुझे लगता है कि हम हिंदी साहित्य वाले इस बेस्ट सेलिंग चीज को बहुत पहले त्याग चुके। जैसे ही जिनको हम कौन थे लेखक जिन्होंने गोली लिखा था, मैं अभी नाम भूल रही हूँ, चतुरसेन, आचार्य चतुरसेन जैसे ही पॉपुलर होते हैं हिंदी साहित्य उनसे किनारा कर लेता है। शिवानी जैसे ही पॉपुलर होती है हिंदी साहित्य उनसे किनारा कर लेता है। तो मुझे लगता है कि हिंदी में तो पहले से ही ये बात थी कि पॉपुलैरिटी और बेस्ट सेलिंग से वो एक किनारा करते, क्योंकि पॉपुलैरिटी और बेस्ट सेलिंग वहीं पे होगी जहाँ कॉम्प्रोमाइज होगा। जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी कि आप नीचे उतर के पाठकों तक, आम पाठक तक, तो उसके लिए फिर हम गुलशनंदा हैं, उसके लिए तो वेद व्यास, क्या वेद प्रकाश, वेद व्यास नहीं, सॉरी, वेद प्रकाश है, सुरेंद्र मोहन पाठक है। तो मुझे लगता है कि एक वो शायद वो एक हिंदी साहित्य और सुरेंद्र मोहन पाठक के बीच का साहित्य है। जैसा कि हम बाद में आचार्य चतुरसेन जब उस तरह का लेखन लिखने लगे थे, वह हम रक्षाम से सीधे इधर आ गए थे। तो मुझे लगता है कि वो पॉपुलर राइटिंग को हिंदी पहले से ही छोड़ दिया है, और वो पॉपुलर राइटिंग उनकी बहुत ऊंची नहीं चलती, बहुत देर तक नहीं चलती। लेकिन मुझे लगता है कि जो जिसको जो चाहिए होता है, कृष्ण बलदेव वैद की बात करें तो उनको बहुत कम लोग पढ़ना पसंद करते हैं, बल्कि शुरुआत में भी मैं उनको थोड़ा सा पढ़ के हटा देती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मैं उनकी फैन हो गई। जब उन्होंने गोडो की उसके ऊपर अनुवाद किया था, उसके बाद तो बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने ब्रिलियंट की, लेकिन हिंदी साहित्य ने उनसे भी दूरी बनाई। तो मुझे लगता है कि जिसका जो टेस्ट होता है वो उसको अमर कर देता है। बीकानेर जैसा शहर है, बिल्कुल सोया सा शहर है, वहां पर कृष्ण बलदेव वैद के पाठकों का एक क्लब है, इसी तरह निर्मल जी के पाठकों का एक क्लब है। तो मुझे लगता है कि हम किसी भी कालजयिता के चक्कर में ना पड़े। तो मुझे लगता है कि अगर किसी लेखक के 10 पाठक भी उसे स्मरण करते हैं उसकी मृत्यु के बाद तक, या उसके कलेक्शन को अपनी लाइब्रेरी में सजा के रखते हैं, तो वो 10 पाठक भी उसको अमर बना देंगे। संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उससे क्या प्रभावित हुआ? मुनीर नियाज़ी के बारे में बहुत शानदार बात कहते हैं कि जहाँ कन्विक्शन की कमी होती है ना, जहाँ आप ठीक से बात आप अकेले नहीं कह पा रहे हैं, ऐसे हरमन हेस भी कहते हैं सामूहिकता वही है जहाँ एकल होने में दमदारी नहीं है।
तो सामूहिकता वो कोजीनेस है कि जब हम आप अपने असर की गर्मी नहीं पैदा कर सकते तो हम सामूहिक होके गर्मी। और मुनीर नियाज़ी कहते हैं कि जब कन्विक्शन में कहीं कमी होती है तो आप ग्रुपिज्म करते हो, खेमे बनाते हो। वो एक आपका एक तरह से आपका पलायन है या एक तरह से आपका आड़ लेना है। तो मुझे लगता है कि और मैं तो कभी खेमेबाज नहीं रही और मैं किसी खेमे में भी नहीं रही। बीच बीच में कुछ लोगों ने कहा ये हमारे इसमें, ये हमारे इसमें, पर वो कुछ होता नहीं, मैं उनको सबको निराश कर देती हूँ। तो सारे खेमे मुझे बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, मैं एक पूछना चाहूंगी तो मुझे लगता है खेमेबाजी के अलावा आपके कन्विक्शन में दम होना चाहिए, तो पाठक आपको पढ़ेंगे। अच्छा मनीषा, आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं, शुरू से रहे हैं। तो ये बताइए, चूंकि मैं अभी पॉलिटिक्स में भी हूँ तो मैं सोशल मीडिया में बिल्कुल एक्टिव नहीं रह पाती और ख़ास तौर पर लेखकों के साथ जुड़ी हुई नहीं हूँ ज़्यादा, फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से। सारे ग्रुप्स मुझे जोड़े हुए हैं लेकिन मैं उनके साथ कॉन्वर्सेशन में नहीं रह पाती हूँ। तो क्या एक लेखक को जीवित रहने के लिए आज के समय में सोशल मीडिया में एक्टिव रहना जरूरी है, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से? महुआ बिल्कुल भी रायपुर हुआ तो सूचनाओं का की आदान प्रदान जरूर होता है कि महुआ की किताब आ रही है, उसमें मुझे लगता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं अपने विचार थोड़े थोड़े भी रोज अगर आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। लेकिन ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। अनामिका जी हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर हैं, लेकिन उसकी बिल्कुल विपरीत मृदुला जी रोज सोशल मीडिया पे होती है और लगातार अपनी ज्वलंत बातें लिखती हैं और युवा लेखकों से जुड़ती हैं, उनसे बात करती है, वो लाइव करती है हम सबके बीच में। तो मुझे लगता है कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का सकारात्मक असर भी है, हालांकि आप ट्रोल भी होते हो, अगर वो ट्रोलिंग आपको डिप्रेस नहीं करती और लत नहीं लगती फेसबुक की, तो मुझे लगता है कि सूचनाओं के आदान प्रदान। और जैसे अभी तुमने एक उपन्यास लिखा, जैसे सोफिया के लिए मैं थोड़े थोड़े अंश डालती रही थी तो लोगों को एक उत्सुकता जगती है, तो किताब स्प्रेड होती है, किताब बिकती है। हालांकि हम कोई व्यवसायी नहीं है, हम कोई विज्ञापन नहीं कर रहे, लेकिन मुझे लगता है कि हम बाजार से, जैसे तुमने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम बाजार से दूरी रखते हैं, लेकिन जब बाजार से होकर ही गुजरना है, किताब को तो दुकान पे ही बिकना है, तो क्यों नहीं हम भी थोड़ा सा तो अपनी किताब का प्रचार ना कहें तो सूचनाएं तो आदान प्रदान कर सकते। मुझे भी खुशी हुई थी, राजकमल प्रकाशन ने बीच में जो एक सीरीज चलाया था लेखकों से इंटरव्यू का, तो मुझे भी बोला गया था कि आप भी उसमें शामिल होइए। तो आधे घंटे का वो सेशन था, लेकिन ऐसा हुआ कि जब मैं एक तरफा बात कर रही थी तो 1.5 घंटे हो गए और उन्होंने मुझे कहा आप कंटिन्यू कीजिए, और 14,000 साहित्यकारों ने उसको देखा और तमाम बड़े लोग थे। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे सोशल मीडिया में जाना चाहिए। तो इसीलिए सवाल। और पॉलिटिक्स में क्योंकि आपके विचारधारा या आपके विचार आम व्यक्ति तक पहुंचे तो कम से कम आपके सरोकार दिखने चाहिए, क्योंकि आप एक एक घर में एक एक मन में नहीं उतर सकते। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक बूम भी है तो ट्रोलर्स भी आ जाते हैं, तो ट्रोलिंग एक इसका नेगेटिव इफेक्ट है, पर ट्रोलिंग से नहीं डरे और हम अच्छे से चलते रहे, अपनी सूचनाएं देते रहे, तो मुझे लगता है सकारात्मक। धन्यवाद। तो बंगाली साहित्य बहुत पढ़ी हूँ, ज़्यादा हिंदी से ज़्यादा, लेकिन चूंकि हिंदी मीडियम से ही पढ़ी हूँ तो हिंदी से ही लिखती हूँ। तो आज के आधुनिक समाज में जो प्रेम का स्तर बिल्कुल निचला हो चुका है, तो आप तो स्त्री प्रधान बहुत सारी उपन्यास लिखी है, तो आज के समाज में प्रेम को आप कैसे देखेंगे, किस तरह देखेंगे? हर समाज अपने समय के प्रेम को बहुत महान बनाता है। तो मुझे क्या लगता है कि आज के जैसे मैं युवाओं से मिलती हूँ तो मुझे उनका प्रेम भी और उनकी दोस्तियां जेंडरलेस है। जैसे हमारे समय में हम किसी भी लड़के के साथ, बल्कि साहित्य में ही आप किसी से बात कर लेते तो कुछ है, तो अभी आज के बच्चों को देखें तो उनको पता है क्या दोस्ती है, क्या प्रेम है, क्या जेंडर बायसनेस है, और वो बिना जेंडरलेस हुए भी वो दोस्तियां निभाते हैं। और सबसे अच्छी बात जो आज के बच्चों के प्रेम की है, वो आराम से अपने एक्सेस की बात करते हैं। आपने कहा मल्लिका और शरद चंद्र, सॉरी भारतेंदु के दोनों के बीच साहित्यिक प्रेम था,
तो वैसा आजकल देखने को तो मिलता नहीं है। तो मैं इसलिए जानना चाह रही थी कि आपके विचार क्या हैं। देखिए, वो साहित्यिक प्रेम था, मल्लिका ने उसे निभाया, तो हम किसी के भी प्रेम पे जजमेंटल नहीं हो सकते। आज भी हो सकता है ऐसे प्रेम कुछ लोगों में होते हो, क्योंकि प्रेम बहुत मुखर, और मुझे लगता है कि जो प्रेम जितना ज्यादा बाहर मुखर होता है उतना ही वो मरता जाता है। तो मुझे लगता है कि कुछ महान प्रेम कथाएं आज की पीढ़ी के मन में भी कहीं चल रही होंगी जो बाद में आगे आएगी। तो हमें आज की पीढ़ी को लेके जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आगे का उपन्यास हम लोग इसी पर बिल्कुल, आज की पीढ़ी का जो प्रेम है, जो बहुत अलग तरह से सोचते हैं, तो हमें उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा ये लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड है। आप नई पीढ़ी से सीखना चाहें तो ये इतने ब्रॉड माइंडेड हैं। आप अगर हमारे समय में जाएं तो अक्सर ये होता था कि कोई लड़की किसी से प्रेम करने के कारण बदनाम हो जाती थी। आजकल उल्टा है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बच्चों की अलग तरह से, और बच्चे बिल्कुल भी अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते। मैं अपनी बेटी को फोन पे बात करते हुए सुनती हूँ, यू नो मम्मा शी इज डूइंग अरेंज मैरिज, और हमारे यहाँ से यू नो शी इज डूइंग लव मैरिज। तो बहुत फर्क आया है। तो मुझे लगता है कि लड़कियां आजाद हुई हैं, तो फिर चाहे प्रेम का कुछ भी हो, क्योंकि वो घुट के रह जाने वाला प्रेम मल्लिका ने किया था, तो आज की लड़कियां घुट के नहीं मरेंगी। तो मुझे लगता है कि प्रेम तो हर पीढ़ी ने अपने ढंग से किया। मनीषा ने बात खत्म की और प्रेम की बात में बात समाप्त हुई, तो मुझे लगता है सब बहुत शांत होकर सुन रहे थे। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो एक बार तालियां तो बजनी ही चाहिए। इतनी सुंदर बातचीत हम लोगों ने सुनी। जैसा मैंने अपने परिचय में भी कहा ये बात कि मनीषा बहुत ही सरल और सहज तरीके से हर चीज को लेती हैं, और सही मायने में आपने बातचीत में भी ये बताया कि हर बात को आपने बहुत ही सहज तरीके से याद करती, और हर चीज को इतने अच्छे से आपने बताया है। इनका हमारा एक मेमोरी बुक भी है जिसमें आप अपने आज के अनुभव लिख देंगी तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मैं रश्मि से भी आग्रह करूंगी, रश्मि आप भी आइए। ये हम सब की तरफ से एक छोटा सा हम लोगों की तरफ से और मैं रश्मि से आग्रह करूंगी कि वो मुक्ति को भी एक बातचीत करने के इसमें एक हमारी तरफ से एक छोटा सा स्मृति देंगे। और मैं मीना जी से भी आग्रह करूंगी कि मीना जी आप भी इधर आए, क्योंकि हमारी टीम का हिस्सा, सॉरी माफी चाहूंगी, मैंने पहले ही कहा था, आप समझ सकते हैं। और सब मिलके कार्यक्रम हम करते हैं यहाँ कलम का, तो एक फोटोग्राफ तो बनती है हम लोगों की। धन्यवाद मनीषा जी। और आपसे आग्रह होगा कि आप जरूर से लिखें, और अगर आपके मन में कुछ चल रहा हो, हम लोग ऑडियंस से सवाल पूछ रहे हैं, आपके मन में रांची वालों को लेके अगर कुछ चल रहा हो तो आप भी बिल्कुल आप आराम से हम लोगों से बात कर सकती हैं, कुछ भी कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। मेरे मन में जैसे मैं कलम बेंगलोर गई तो वहाँ ज्यादातर बिजनेस फैमिली और उनकी व्यवसायियों की पत्नियां जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी थी, पर फिर भी वो आते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को और हिंदी में रुचि लेते हैं। लेकिन रांची और पटना का जो अनुभव रहा कि सही मायनों में पढ़ने और साहित्य में रुचि लेने वाले लोग आए यहाँ हमारे बीच में। प्रमोद जी हैं, नवीन जी हैं, और पत्रकारिता से जुड़े हुए सभी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये अनुभव मुझे ज़्यादा रांची के करीब लाया है, और मुझे लगता है कि कलम का यही स्वरूप होना चाहिए जहाँ पढ़ने पढ़ाने वाले लोग जुड़े, ऐसे लोग नहीं जुड़े जिनको कहें कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। रांची में प्रभा खेतान का कलम पसंद आया और आपको लगा कि हाँ हम लोगों ने आपके रुचि के लोगों को बुलाया है और आप यहाँ आके आपको अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगी सीमा से कि सीमा आगे धन्यवाद ज्ञापन में। मनीषा जी आग्रह। नमस्कार। हम लोगों को बहुत पूनम जी ने मेंशन किया था कि बहुत बार गेस्ट लिस्ट में मनीषा जी का नाम जुड़ा, और हम लोग उनकी व्यस्तता की वजह से हम लोगों ने बुला नहीं पाए। और आज हम सबों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोगों के बीच में मनीषा जी के साथ बहुत सारे ऐसे
कि हमारे सामने बैठे हुए राइटर्स हैं, लेखक हैं जो कनेक्ट कर पा रहे थे, और एक दो पॉलिटिकल फिगर भी हैं जो कनेक्ट कर पा रहे थे। मेरा भी बैकग्राउंड है इसलिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, बोला जाता है कि जो साहित्य से नहीं है वो उसको नहीं समझ पाते। मैं शिक्षा से भी हूँ, तो एक लाइन जरूर बताना चाहूंगी कि विशेष रूप से धन्यवाद मनीषा जी का देना चाहूंगी। उनके लेखन में जो कैलाश का दर्शन कराया और महिलाओं को छुआ, और उनकी बंधन सिर्फ महिलाओं तक नहीं है, वो महिला है, संवेदनशील है। हम प्राणी थोड़े संवेदनशील ज्यादा महिलाएं होती हैं, उनकी झलक आती है, लेकिन उनकी कोई लिमिट नहीं है। वो हर क्षेत्र को छुआ है, जिसको जिस बात करी है, जिस मुद्दे को भी, वो यहाँ पे पुरुष वर्ग में बैठे हैं, वो भी बहुत शांति पूर्वक सुन रहे थे। और एक एक चीज जो उन्होंने रिसर्च करके लिखी है, बारीकियों से लिखी है, राइटर्स के घर जाके उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना, ये उसको इनके लेखन पे वो दर्शाता है कि वो इनकी पकड़ कितनी है और कितने दिलों तक उतर सकती है। साथ में बैठी हमारी मुक्ति जी हैं, वो भी बहुत अच्छी लेखिका हैं, वो लिखती हैं। मैं मनीषा जी का विशेष धन्यवाद देती हूँ, और रांची के लिए, रांची के सभी जितने भी दर्शक हैं उनके तरफ से आभार देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि वो यहाँ बार बार आए। मुक्ति जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारी प्रभा कितान टीम जो है हमारी सामने जो बैठी हैं, उनका पूनम जी और रश्मि जी साथ में हमारे सामने जितने गणमान्य बैठे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभा कितान फाउंडेशन का विशेषकर मैं धन्यवाद देती हूँ, श्री सीमेंट का धन्यवाद देती हूँ, और दैनिक जागरण का विशेषकर मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।